आज हम हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग क्या होते हैं, कोशिका की खोज संरचना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। देखो अभी हम पढ़ते हैं कोशिकांगों के बारे में। उससे पहले हम इसकी देखेंगे संरचना, जंतु और पादप कोशिकाओं की। तो बच्चों आपको जो ये संरचना दिख रही है, ये है एक कोशिका की संरचना। कौन सी कोशिका बच्चों? ये है अपनी पादप कोशिका। कौन सी कोशिका है ये है अपनी पादप कोशिका। तो देखो एक पादप कोशिका के अंदर क्या क्या होता है बच्चों? पादप कोशिका के अंदर एक तो पाया जा रहा है अपने हरित लवक। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है हरित लवक। ये जो आपको बीच में बड़ी सी स्ट्रक्चर दिख रही है, ठीक है, ये वाली, ये क्या है बच्चों? ये है अपने केंद्रक। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये है अपने गोल्जिकाएं। ये जो बड़ी सी खाली जगह है बच्चों, ये है अपने खाद्य धानी। ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ना चारों तरफ, ये है बच्चों अपना कोशिका द्रव्य। ये वाली स्ट्रक्चर है अपने हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ये छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये है राइबोसोम। ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर है ये अपने है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको इस तरीके की बिखरी हुई, ये है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये छोटा सा जो गोलाकार संरचना दिख रही है ये है अपने लाइसोसोम। ये जो उभरी हुई संरचना दिख रही है ये है अपनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये कुछ कोशिकांग है जो किसके अंदर पाए जा रहे हैं बच्चों? पादप कोशिका में। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपको ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये है बच्चों अपने कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, ये रही प्लाज्मा झिल्ली। जबकि ये जो बाहरी ये वाली जो स्ट्रक्चर है डार्क ग्रीन कलर की, ये है अपने बच्चों कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। बात समझ में आई? तो ये किसके स्ट्रक्चर है? ये पादप कोशिका की स्ट्रक्चर है, ये हमें याद होनी चाहिए बच्चों। आगे हम बात करते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर है जंतु कोशिका की। वही मध्य के अंदर जो बड़ी स्ट्रक्चर आपको दिख रही है गोलाकार, ये है अपना केंद्रक है। ये वाली जो संरचनाएं हैं ये आपकी अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं। ये इस तरीके की जो संरचना है ये गोल्जिकाएं है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये तारकाएं है। ये पादप कोशिका में है क्या? नहीं है। ये क्या है? गोलाकार संरचना लाइसोसोम है। ये वाली संरचना है अपने राइबोसोम है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है। और जो ये वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये क्या है? ये अपना कोशिका द्रव्य है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये वाली जो संरचना है जो पूरे कोशिकांगों को घेरे हुए है, ये है बच्चों अपनी कोशिका झिल्ली। क्या है? ये है अपनी कोशिका झिल्ली। अब इसके अंदर बताओ आपको क्या कहीं पे कोशिका भित्ति दिख रही है क्या? नहीं मैम, नहीं दिख रही है। क्या आपको इसके अंदर हरित लवक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो सिर्फ पादप कोशिका में पाए जाते हैं और कुछ कोशिकांग ऐसे हैं जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, और बहुत सारे कोशिकांग जो सेम है वो दोनों में पाए जाते हैं। अब कौन सा किसमें पाए जाते हैं हमें अगर स्ट्रक्चर याद हो गई तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। आगे हम सबसे पहले कोशिकांग की बात कर रहे हैं बच्चों, अंतःप्रद्रव्य जालिका। आप जो ये संरचना देख रहे हो इस तरीके की ये जो संरचना है ये क्या किसकी संरचना है बच्चों? ये है अपने अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अब अंतःप्रद्रव्य जालिका करती क्या है? ये झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है? झिल्ली युक्त होती है। और ये विभिन्न प्रकार की नलिकाओं का एक जाल है। यहाँ पे भी आपको इस तरीके की संरचना दिख रही होगी। ठीक है, तो ये जाल करता क्या है बच्चों? जो कोशिका द्रव्य था, ठीक है, ये नलिकाओं का काम करता है एक तरीके से। कोशिका द्रव्य और जो केंद्रक है उसके अंदर सभी आवश्यक पदार्थ पहुंचे तो किसके द्वारा पहुंचते हैं? वो सब पहुंचते हैं बच्चों अंतःप्रद्रव्य जालिकाओं के द्वारा। अब जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं हैं ये अपने बच्चों दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो स्ट्रक्चर आपको इस तरीके की दिख रही है ना बच्चों, ये है आपने कैसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जबकि ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आपको इस तरीके से उभरी हुई संरचना दिखेगी, ये है अपने खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये चिकनी है ये खुरदरी है, ऐसा क्यों? तो बच्चों इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम नहीं होते हैं। जबकि ये जो संरचना है जो उभरी हुई है, ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं ना बच्चों, ये डॉट्स ही क्या है? ये है राइबोसोम। इसलिए ये कैसी होती है? ये खुरदरी होती है और उस पे राइबोसोम नहीं है, इस कारण वो कैसी है बच्चों? चिकनी है। आपसे पूछे कि कोशिका के अंदर आवश्यक सभी पदार्थ
कोशिका द्रव्य में और केंद्रक में कौन पहुंचाता है? तो कौन पहुंचाता है बच्चों? अंतःप्रद्रवी नलिका या जालिका, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? जाल भी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? ये पाया जाता है बच्चों अपने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। अब जितनी भी जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है वो किस जगह संपन्न होगी बच्चों? वो भी अंतःप्रद्रवी जालिका के अंदर संपन्न में होगी। कितने प्रकार की होती है हमें समझ में आ ही गया, 2 प्रकार की होती है, SER स्मूथ और रफ ER, ठीक है, स्मूथ ER और रफ ER। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। तो ये तो बच्चों आपको याद हो गया होगा, ये चिकनी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। और ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? अब देखो जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये क्या करती है? ये वसा और लिपिड के अणु बनाने में सहायता करती है। क्या करती है? वसा और लिपिड अणु बनाने में सहायक। जबकि जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका है ये क्या करती है बच्चों? इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और प्रोटीन तथा लिपिड कोशिका झिल्ली बनाने में सहायता करती है। कोशिका झिल्ली बनाने में कौन? प्रोटीन और लिपिड कोशिकाएं। इसलिए इस क्रिया को हम क्या कह रहे हैं? इस क्रिया को कहते हैं जीवात जनन। जीवात जनन किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली बनाने में प्रोटीन और लिपिड सहायता करती है और यही क्रिया जीवात जनन कहलाती है। आगे हम बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट कोशिकांग है हमारा गोल्जिकाए। गोल्जिकाए की खोज किसने की? तो बच्चों कैमिलियो गोल्जी ने खोज की। इसी कारण इस कोशिकांग को हमने क्या नाम दे दिया? गोल्जिकाए। अब ये जो कोशिकांग है ये भी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो झिल्लियां है ये समानांतर रूप से मतलब एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती है, ठीक है। ये किसकी संरचना है? ये है अपने गोल्जिकाई की संरचना। और ये जो परतें हैं, ये जो संरचनाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं बच्चों कुंडिकाएं। क्या कहते हैं? कुंडिकाएं कहते हैं। और ये किस तरीके से व्यवस्थित होती है? समांतर रूप में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है, ठीक है। अब जो गोल्जिकाएं है उसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने की, ये हमें समझ में आ गया। ये झिल्ली युक्त होती है, ये भी हमें समझ में आ गया है। अब ये क्या होती है? ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है जो अपनी ER है, ER में जो लिपिड और प्रोटीन बनती है वो इस गोल्जिकाए में आके पैक होते हैं बच्चों। मतलब प्रोटीन और लिपिड का निर्माण तो कहाँ हो रहा है? अंतःप्रद्रवी जालिका में। और वो आके पैक कहाँ हो रहे हैं? वो गोल्जिकाए में आके पैक होते हैं। उसके बाद आगे जितने भी जगह उसको सप्लाई करना होता है उसको वहां भेजा जाता है। तो इन लिपिड और प्रोटीन का निर्माण कहाँ हुआ? अंतःप्रद्रवी जालिका में। और ये पैक कहाँ हो रहा है बच्चों? ये हो रहा है अपने गोल्जिकाए के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा कोशिकांग है वो है बच्चों लाइसोसोम। और लाइसोसोम एक बहुत इंटरेस्टिंग कोशिकांग है। क्यों? क्योंकि इसको हम कहते हैं आत्मघाती थैली। क्या कहते हैं बच्चों? आत्मघाती, मतलब आत्महत्या करती है ये। ऐसा ही क्या? नहीं, ये आत्महत्या नहीं करती है। ये अगर लाइसोसोम जिस कोशिका के अंदर पाया जाता है और ये लाइसोसोम अगर फट जाए तो इसके फटने के बाद वो कोशिका नष्ट हो जाती है बच्चों, इसलिए हम इसको कह रहे हैं आत्मघाती थैली। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये कोशिका नष्ट क्यों हो जाती है? तो बच्चों जो लाइसोसोम है ना, ये देखो ये कोई जंतु कोशिका है, उस जंतु कोशिका में लाइसोसोम है, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं। तो ये जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। ये पदार्थ क्या है? बहुत ज्यादा पाचक होता है। मतलब ये एक लाइसोसोम कोशिका के अंदर सफाई का कार्य भी करता है। कैसे? कि जो भी कोशिका के अंदर हानिकारक पदार्थ, बैक्टीरिया, कोई अन्य कोशिकांग होता है जो अनुपयोगी है या काम में नहीं आने वाला है या हानिकारक है, उनको ये पाचक एंजाइम, जो पाचक रस है, ये क्या कर देते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब अगर ये कोशिकांग खुद ही फट गया तो ये जो पाचक एंजाइम है ये इस कोशिका में बिखर जाएगा कि नहीं? बिखरेगा। तो बिखरेगा तो जैसे जैसे कोशिकांग पास आते जाएंगे सारे कोशिकांगों को नष्ट करता जाएगा, कोशिका झिल्ली के पास जाएगा, कोशिका झिल्ली को भी नष्ट कर देगा। तो अगर लाइसोसोम फट जाता है तो पूरी की पूरी कोशिका नष्ट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसलिए बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ये दोहरी झिल्ली युक्त है या एकल झिल्ली युक्त? तो बच्चों ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये पाचक एंजाइम क्या करते हैं? कोशिका के अंदर जो भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन सभी का पाचन करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कोशिकांग हम पढ़ते हैं बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही विशेष प्रकार का कोशिकांग है। क्यों है?
क्योंकि जैसे कोशिका के अंदर डीएनए पाया जाता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का अपना डीएनए होता है। इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं खुद के, इसके अंदर खुद का अपना डीएनए होता है। ये जो संरचना देख रहे हो आप बच्चों, ये है अपने माइटोकॉन्ड्रिया की। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखो, ये ये स्ट्रक्चर काफी वलित रूप से होती है, इस तरीके से, ठीक है। जो अंदर वाली स्ट्रक्चर है वो ज्यादा वलित होती है बजाय बाहर वाली। इसको कहते हैं मैट्रिक्स, इसको कहते हैं क्रिस्टी। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे हम कहते हैं कोशिका का पावर हाउस बच्चों, कोशिका का बिजली घर। अब आपसे पूछे कि इसको हम पावर हाउस या बिजली घर क्यों कहते हैं, तो बच्चों हम भोजन करते हैं ना, भोजन क्यों करते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिले, हमें पावर मिले, शक्ति मिले, ताकि हम सारे कार्य कर सके। तो ये पावर और ये एनर्जी, ये शक्ति हमें मिलती कहाँ से है, वो हमें मिलती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा क्या होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में। किसके रूप में, एटीपी, जिसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। किसका नाम है पूरा, एटीपी का। ये एटीपी ही बच्चों ऊर्जा है। क्या है, ये एटीपी ही ऊर्जा है। इसी से हमें शक्ति मिलती है, या इसी के द्वारा, एटीपी के द्वारा ही जितनी भी कोशिकाएं हैं वो अपना कार्य संपादित करती है। तो ये एटीपी का निर्माण कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे हैं बच्चों, कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली ग्रह, ठीक है। आगे हम बात करते हैं बच्चों प्लास्टिड, नेक्स्ट कोशिकांग। ये जो प्लास्टिड जो कोशिकांग है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ पादपों के अंदर पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। इस प्लास्टिड का अपना भी स्वयं का डीएनए होता है, और खुद का डीएनए किस कोशिकांग का होता है प्लास्टिड के अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया का, प्लास्टिड का अपना खुद का स्वयं का डीएनए होता है, ये बात याद रखिएगा। अब जो प्लास्टिड है बच्चों वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अपने क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब होता है बच्चों रंग, तो क्रोमोप्लास्ट होता है ये रंगीन होता है, जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, या आप ये कह सकते हो ये श्वेत होता है, श्वेत मतलब व्हाइट, ठीक है। अब जो हम एक क्रोमोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरोप्लास्ट है आपको पता है ये पादपों की पत्तियों में पाया जाता है, और ये हरे रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक पाया जाता है, और इस वर्णक के कारण ही पादपों की जो पत्तियां है वो कैसी होती है, हरी होती है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है बच्चों, ये ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करवाने के लिए आवश्यक वर्णक होता है। अगर ये नहीं हो तो क्या हो, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ही नहीं कर पाएंगे। अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, जो स्टार्च होती है, तेल होती है, तेल है, ये जो प्रोटीन के पदार्थ होते हैं उनका संचय करता है। कौन करता है, ल्यूकोप्लास्ट। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों रसधानियां। रसधानियां जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। रसधानियां क्या है, जंतु कोशिका में तो होती है छोटी, जबकि पादप कोशिकाओं में होती है बड़ी। रसधानियों के अंदर ही क्या है, जो भी आवश्यक भोज्य पदार्थ होते हैं कोशिका के लिए उसका संग्रहण किया जाता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पादप कोशिका तो अपना भोजन स्वयं बनाती है, जबकि हम तो बाहर से ग्रहण करते हैं। इसलिए पादप कोशिका में क्या है, जो रसधानियां है ये बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका में क्या होगा, ये छोटी होती है। इसके अंदर जो भी ठोस या तरल पदार्थ है उनके लिए संग्रहक थलियां पाई जाती है, जिसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है, जिसमें पानी हो सकता है, अमीनो एसिड, शर्करा, कार्बनिक एसिड, प्रोटीन, ये सब किसके अंदर पाए जाते हैं बच्चों, ये पाए जाते हैं अपने रसधानियों के अंदर। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में खाद्य धानी का कार्य। आगे हम बात करेंगे बच्चों कोशिका विभाजन की। देखो कोशिका विभाजन, जितनी भी कोशिकाएं हैं, या हम सोचे कि हमारे शरीर के अंदर नई कोशिकाएं कहां से आ रही है, ठीक है। तो कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, जो पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती हैं, मतलब जो पुरानी या मातृ कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा नई कोशिका या पुत्री कोशिका या संतति कोशिका का निर्माण होता है। जैसे अगर हमारे हाथ की स्किन कभी कट जाती है, ठीक है, हमारा रक्त बहना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, ये यहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होगा और वो स्किन वापस पहले की तरह सही हो जाएगी। ऐसा होता है ना। तो ये नई कोशिकाओं का निर्माण होता कैसे है, तो बच्चों ये होता है अपने कोशिका विभाजन के द्वारा।
अब जो कोशिका विभाजन है ये दो प्रकार का होता है। पहला विभाजन है समसूत्री और दूसरा विभाजन होता है अर्धसूत्री। पहले हम बात करते हैं समसूत्री की। तो समसूत्री का मतलब होता है सम मतलब समान, सूत्री मतलब सूत्र, ठीक है। तो मात्र कोशिका समान दो समरूप संतति कोशिका में अगर विभाजित हो जाती है तो बच्चों वो कहलाता है अपने समसूत्री विभाजन। ये देखो ये एक कोई मात्र कोशिका है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है, ये गुणसूत्र है, ठीक है। अब ये मात्र कोशिका समान रूप से दो भागों में बट गई है, ठीक है। तो ये जो दोनों कोशिकाएं हैं ये बच्चों क्या है, ये है संतति कोशिकाएं। जितने गुणसूत्र इसके अंदर होंगे उतने ही गुणसूत्र क्या होंगे, इन संतति कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं बच्चों, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है, जो भी कोशिका है उस कोशिका की वृद्धि होती है और जितने भी उत्तक है अगर उनको कोई हानि पहुंच गई है, उत्तक नष्ट हो गए हैं, तो उन उत्तकों की मरम्मत भी कौन से विभाजन के द्वारा होगी बच्चों, समसूत्री विभाजन के द्वारा। अब हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि जो गुणसूत्र है संतति कोशिका के अंदर वो मात्र कोशिका की तुलना में आधे हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, मात्र कोशिका की तुलना में आधे। इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और ये विभाजन क्या काम करता है बच्चों, ये विभाजन काम करता है हमारे युग्मक निर्माण में। जब भी युग्मकों का निर्माण होगा तब कौन सा विभाजन होगा, तब बच्चों हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पूरा होगा। आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तब तक पढ़ते रहो। थैंक यू।